हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन लेके आए हैं क्लास 12वीं के भूगोल मानव भूगोल का पाठ नंबर 3 मानव विकास। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और अपन जो भी लेके आए हैं वो पिछले सत्रों में पूछे गए प्रश्न हैं आपके। तो आप के सामने हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं। क्लास हमारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम इससे भी शानदार क्लास आपके लिए लेके आए। बात करते हैं नेक्स्ट, है ना कि अपने प्रश्नों में। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। कि मानव विकास की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था, उसने किया। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक कब और किसने निर्मित किया था। कि मानव विकास सूचकांक है वो कब और किसने निर्मित किया था। तो याद रखना कि 1990 में 1990 के दशक में डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ये आपकी जो एक्टिवनेस है, आपको क्लास अच्छी लगे तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर क्लास लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष या मूलभूत क्षेत्र लिखिए। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, ये हमारी क्या है, सर्वाधिक 3 महत्वपूर्ण क्या है पक्ष है, जो मूलभूत क्षेत्र है जो एक व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, कि स्वस्थ रहना, शिक्षा प्राप्त करना और संसाधनों तक आसानी से पहुंच होने। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों, स्तंभों या विचारों के नाम लिखिए। तो वो 4 हमारे विचार घटक या स्तंभ कौन कौन से अपन देखते हैं। समता। ठीक है, 1 नंबर समता, 2 नंबर है सतत पोषणीयता, और 3 नंबर है उत्पादकता, और 4 नंबर हमारा है शक्तिकरण। ठीक है, 4 नंबर क्या है, शक्तिकरण। ये हमारे पास है यहाँ पर। फिर चलें नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने क्लास लेके आए हैं जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं या अपन कह सकते हैं परिभाषा, वो देखिए क्या है। कि नेक्स्ट में आपके सामने मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से क्या आशय है। कि समता और सतत पोषणीयता है, उनका अर्थ बताना है, परिभाषा बतानी। समता का मतलब हमारे पास क्या होता है, इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान अवसर देना। समता यानी समानता होनी चाहिए, सब में समान अवसर देना चाहिए, किसी बिना भेदभाव के। ठीक है, सतत पोषणीयता का अर्थ है, हम बता देते हैं, बात करते हैं। इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता रहे। कि अवसर है उनकी उपलब्धता है वो निरंतरता रहे। आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी संसाधन हमारे क्या हुए, समान रूप से उपलब्ध हो सके, इसलिए हमें क्या रखनी चाहिए, उनकी उपलब्धता में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास है शक्तिकरण का क्या अर्थ है। शक्तिकरण है उसका क्या अर्थ है, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर उत्तर में। शक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने की आज़ादी। कि शक्तिकरण का मतलब है कोई व्यक्ति अपना आप में क्या है, कोई किसी प्रकार का रोजगार करे या कोई अवसर प्रदान हो उसे, और उसको चुनने का उसके पास क्या हो, आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, वो अपना आप अपना कार्य अपने मन के मुताबिक अपनी इच्छा के और हमारे कह सकें तो अपन कह सकते हैं उनकी क्षमता के अनुसार वो चुन सके, इसकी उनको क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके पास है उत्पादकता का क्या अर्थ है। उत्पादकता का अर्थ
तो अपन बात करते हैं उत्पादकता अर्थ है लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाना होता है कि लोगों की जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाना होता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ाना होता है उत्पादकता। कि लोग अब क्या करते हैं कि हमारी उत्पादकता जितनी कम होगी तो हमें क्या होगा, उतनी ही सुविधा कम मिलेगी। तो उस सुविधा को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो उत्पादकता की कार्य शक्ति है उससे क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना होगा, जिससे हमें आसानी से हर वस्तु या हर सेवा मिल सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मानव विकास के 4 उपागम्य, कि मानव विकास के 4 उपागम्य कौन कौन से हैं। तो अपन बात कर लेते हैं उन 4 उपागम्यों के बारे में। आय उपागम्य, पहला है आय उपागम्य, इनकी हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे अभी। कल्याण उपागम्य, न्यूनतम आवश्यकता उपागम्य, क्षमता उपागम्य, ये 4 क्या है, मानव विकास के 4 उपागम्य हैं। हमने इन चारों के नाम और पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं इनकी डिटेल से जानकारी, आगे अपन पढ़ने वाले। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। हम जो हमारी आय उपागम्य, कल्याण उपागम्य, आधारभूत आवश्यकता उपागम्य, उनसे संबंधित एक प्रश्न लेके आए हैं और बाकियों की परिभाषा अपन प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। मानव विकास के आय उपागम्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अपन हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, आय उपागम्य है। ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम्य है, कि मानव विकास का क्या है, सबसे पुराना उपागम्य है। इसमें माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर, है ना, कि इसमें माना जाता है कि आय का स्तर ऊंचे होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। यदि आय से मानव की क्षमता बढ़ती है तो हमारा मानव विकास भी बढ़ेगा। तो ये हमारे क्या है, आय उपागम्य के बारे में है। ठीक है, इसी प्रकार कल्याण उपागम्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस प्रकार से, कि मानव विकास के कल्याण उपागम्य से आप क्या समझते हैं। मानव विकास के कल्याण उपागम्य से आप क्या समझते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कल्याण उपागम्य में, कि ये उपागम्य मानव को लाभार्थी के रूप में देखता है, कि मानव को किसके रूप में, लाभार्थी के रूप में देखता है। ये उपागम्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा पर अधिकार, सरकारी खर्च पर जोर देता है। ये उपागम्य मानता है कि सरकार लोगों के कल्याण पर अधिक खर्च करके उनके विकास में वृद्धि कर सकता है। कल्याण उपागम्य का साफ साफ अर्थ अपने से कह सकते हैं, इस उपागम्य में मानव को क्या मिले, लाभ की प्राप्ति होती है, लाभार्थी बने। ठीक है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, सुरक्षा पर अधिक सरकारी खर्च पर जोर दिया जाए। यानी कि इनसे संबंधित सरकार हमें किसी न किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ये उपागम्य मानता है कि सरकार लोगों के कल्याण पर अधिक खर्च कर रहे और उनके विकास में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, जैसे अपन कह सकते हैं कुछ योजनाएं चल रखी है ना, कि सरकार ने जैसे 1 से 14 तक बच्चों को फ्री में पढ़ाने की। फिर अपन लेके आए 2005 में आरटी, है ना, आरटी, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में भी सरकार फ्री बच्चों को पढ़वाने की सुविधा उपलब्ध करवाई। फिर अपने ऐसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आए, है ना। इस प्रकार की नई नई योजना लाई जो क्या करते हैं कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए अधिक खर्च करके उनके विकास में वृद्धि कर रही है। फिर अगला प्रश्न हमारा ऐसा पूछा जा सकता है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम्य से आप क्या समझते हैं। तो बात कर लेते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम्य, ये हमारा क्या है। ये उपागम्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया था, कि ये उपागम्य किसने दिया था। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया था। और एक फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ILO का पूरा नाम बताए। ILO का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। इसमें मानव विकल्पों के स्थान पर मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया था। और ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं पर जोर दिया गया। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा आवास,
चौथा भोजन और पांचवा जलपूर्ति, छठा स्वच्छता यानी कि बीमारी से बचाव। ये हमारे कुछ क्या दिए गए थे जो आधारभूत आवश्यकता उपागम्य। इन पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसने क्या किया, ध्यान दिया या अपन कह सकते हैं जोर दे के इनकी आवश्यकताओं को, ये आवश्यकता इन्हें पूरा करवाया, इन आवश्यकताओं को क्या करवाया, पूरा करवाया। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है ये चौथा, और ये हमारे पास क्या है, श्रम उपागम्य। प्रश्न वही पीछे पूछा गया था, मानव विकास श्रम उपागम्य से आप क्या समझते हैं। तो बात कर लेते हैं श्रम उपागम्य क्या है इसके बारे में। ये उपागम्य अमर्त्य सेन ने दिया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास श्रम क्षमता कि मानव विकास क्षमता उपागम्य किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो आप कहोगे अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था। इसके अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य, इसके अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमता को बढ़ाकर मानव विकास को प्राप्त किया जा सकता है। क्षमता उपागम्य का अर्थ है, किसने दिया था, पहला पॉइंट हम याद रख सकते हैं अमर्त्य सेन ने दिया था। और इसके अनुसार अपन किन पर जोर दे सकते हैं, उनमें किन क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य क्षेत्रों को बढ़ाना चाहिए, और संसाधनों तक पहुंचते उनको भी हम बढ़ावा देकर मानव विकास को प्राप्त कर सकते हैं या किया जा सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आपको पूछा जा सकता है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। यूएनडीपी का पूरा नाम है क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन चले तो नेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के दो महत्वपूर्ण सूचकांकों के नाम बताओ या लिखिए। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे दो सूचक, एक मानव विकास सूचकांक, एक मानव गरीब सूचकांक। एक मानव विकास सूचकांक, एक मानव गरीब सूचकांक। ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, सूचकांक हो जाएंगे, जो किसने दिए थे, यूएनडीपी ने दिए थे मानव विकास को मापने के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है क्या, कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है एक बार, ठीक है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। इन तीनों में से प्रत्येक आय को 1/3 बाहर दिया जाता है। प्रत्येक आयाम को क्या दिया जाता है, 1/3 एक तिहाई बार दिया जाता है। ये क्रम होता है हमारा जो अपन पढ़ लेते हैं 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। कि 1 से 0 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, और स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अपन बात करें तो इस सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रदर्शन करने के आधार पर देश का क्रम तैयार किया जाता है। देश का विकास के अनुसार क्रम तैयार किया जाता है। इन तीनों में प्रत्येक का आयाम 1/3 यानी 1/3 बाहर दिया जाता है। ये क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर को आधारित करता है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। फिर चलते हैं साथियों, क्लास अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना ताकि अगला वीडियो आपको इससे भी शानदार टॉपिक और इनसे शानदार प्रश्नों से नोट्सों से भरपूर मिल सके। फिर चले नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन देखना चाहिए तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण नोट है जो हमारे के इस पार्ट के 1 नंबर में पूछे गए हैं। बात करते हैं 1 नंबर में, मानव विकास 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। कि मानव विकास में 2 दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री है जिनका क्या कार्य महत्वपूर्ण है, उनका नाम क्या होगा,
महबूब उल हक और अमर्त्य सेन होगा। बात करते हैं 2 नंबर में श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। पूछा जा सकता है उन देशों के नाम बताए जिनका मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। तो श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैको ये हमारे क्या है, भारत से ऊंचे सूचकांक वाले देश है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन भारत में सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रश्न पूछा गया है भारत के उस राज्य का नाम बताए जिसका कम प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद भी मानव विकास सर्वश्रेष्ठ है, केरल का है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर होता है। तो खालिस्तान में एक बार पूछा गया था कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे है जिनका स्कोर खालिस्तान से ऊपर होता है। तो 0.8 से ऊपर होता है। फिर बात करें नेक्स्ट, उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश कहाँ पर अवस्थित है, स्थित है या अवस्थित है। तो अपन कहेंगे यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। फिर बात करें नेक्स्ट, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक खर्च करते हैं। तो पूछा जा सकता है खालिस्तान के रूप में, मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय खालिस्तान पर अधिक व्यय करते हैं। तो प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखें तो ये देखना चाहें तो क्या है हमारे पास, मानव गरीब सूचकांक मानव विकास की कमी को मापता है। कि मानव गरीब सूचकांक है मानव विकास में कमी को मापता है। ये एक बिना आय वाला माप है, बिना आय वाला माप है। फिर बात करते हैं बाल लिंग अनुपात की गिरावट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने खालिस्तान कार्यक्रम शुरू किया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर बात करें नेक्स्ट, बुद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में खालिस्तान को स्थित करते हैं, परिवर्तन को स्थित करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नोट थे हमारे जो 1 नंबरों में पूछे गए पिछले सत्रों में। आप इनको जरूर एक बार पढ़ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने आने वाला है वो है ये देखिए। ठीक है, प्रश्न आगे अपन नोट्स की बात करें तो ये है हमारे पास कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। ठीक है, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है बताइए। तो अपन बात करते हैं उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक लंबे अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होना। यानी कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, साफ साफ शब्दों में कहें कि किसी व्यक्ति को या मनुष्य को अपने जीवन को जीने के लिए उसके बाद अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन होना चाहिए ताकि वो अपने हर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। फिर बात करें नेक्स्ट, क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। फिर चलते हैं नेक्स्ट में विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति के लिए अधिक माप घोषित किया है। यानी विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति के लिए आधिकारिक माप घोषित किया है। आपका उत्तर हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा उत्तर? भूटान। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च मध्य निम्न श्रेणी में मानव विकास सूचकांक के कितने देश शामिल हैं, उनकी संख्या बताइए। बात करते हैं उत्तर में, अति उच्च श्रेणी में 66 देश आते हैं। अति उच्च में 66 देश आते हैं, उच्च श्रेणी में 53 देश आते हैं, मध्य श्रेणी में 37 देश आते हैं, निम्न श्रेणी में 33 देश शामिल है। ये हमें ध्यान रखना है। क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने क्या है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार
किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा था? तो याद रखना, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा था? तो आपको उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, हमारे आगे चलेंगे इसके बाद। तो ये अपन देखते हैं यहाँ पर क्या, मानव विकास प्रतिवेदन, कि मानव विकास प्रतिवेदन है हमारा क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर मानव विकास प्रतिवेदन प्रथम बार कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो याद रखना, मानव विकास प्रतिवेदन प्रथम बार 1990 के दशक में बताया गया था। और किसके द्वारा प्रकाशित किया था? तो आपके जो प्रकाशित करने वाली संस्था थी वो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ये हमारे पास कुछ और प्रश्न है, इनकी अपन भी चर्चा कर लेते हैं। किस देश के उच्च मानव विकास के प्रमुख कारण लिखे? कोई देश है उसके उच्च मानव विकास, क्या है, उच्च मानव विकास के प्रमुख कारण लिखिए, बताते हैं कौन कौन से कारण हैं। हम कुछ कारणों की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर में देखते हैं 1 नंबर पॉइंट, वह देश सामाजिक क्षेत्रों में अधिक खर्च करता है। कि वह देश उच्च मानव विकास है, उनके प्रमुख कारण है कि वह देश जहाँ सामाजिक क्षेत्रों में अधिक खर्च करता है। दूसरा, उस देश में राजनीतिक लड़ाई अस्थिरता नहीं होती है। कि लड़ाई होती है राजनीतिक दलों के बीच, ना अस्थिरता होती है। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर, उस देश में संसाधनों का विस्तार लगभग समान होता है। कि उन देशों में जिनमें उच्च मानव विकास है वहाँ पर संसाधनों का वितरण है वो लगभग क्या होता है साथियों, समान होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? अपन उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण 4 समूहों में किया गया है या बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला, अति उच्च, जिसमें अपन के कहें मानव विकास का स्कोर क्या होना चाहिए, 0.8 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा है उच्च, जिसमें अपन कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक का जो मान है वो 0.701 से 0.799 के बीच होना आवश्यक है। तीसरा हमारे पास होता है वो होता है मध्य, और मध्य में अपन बात करें तो मानव विकास सूचकांक का जो आंकड़ा है वो क्या होना चाहिए, 0.550 से 0.700 के बीच होना चाहिए। और 4 नंबर है निम्न। 4 नंबर क्या है, निम्न श्रेणी या निम्न में अपन बात करें तो इसमें मानव विकास सूचकांक का मान है वो कहाँ तक होना चाहिए, 0.549 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका सहयोग हमारी प्रगति का कारण बनेगा। आप जो सहयोग करोगे, आप जो हमारा साथ दोगे, और हम आपके लिए इससे भी अच्छी क्लासें लेके आएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें तो हमारे पास ये है जो हम देख रहे हैं कुछ और, कि नेक्स्ट में अपन बात करें वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, बात कर लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। पहला अंतर क्या हो जाएगा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखें, वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है। कि वृद्धि वो धनात्मक ही हो सकती है, ऋणात्मक ही हो सकती है, जबकि विकास धनात्मक और गुणात्मक होता है। जबकि विकास क्या होता है, या तो धनात्मक होगा या गुणात्मक होगा। तीसरा पॉइंट अपन देखें वृद्धि और विकास के अंतर में, तो आप कह सकते हो कि वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है, वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि विकास का मूल्य सापेक्ष होता है। जबकि विकास का मूल्य क्या होता है, सापेक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखें, मानव विकास सूचकांक को बताने हेतु कोई 3 सुझाव दीजिए। कि मानव विकास है उनको बताने के लिए कोई महत्वपूर्ण 3 सुझाव कौन कौन से हैं अपने लिए, अपन उनको बताएं। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देना पहला सुझाव,
दूसरा सुझाव है जीवन स्तर को सुधारना चाहिए। ठीक है। तीसरा सुधार हमारा क्या हो जाएगा, आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, ना कि आय के जो स्रोत है उनको बढ़ाना चाहिए। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अवसरों को उपलब्ध करवाना चाहिए, नए नए अवसर लेके आना चाहिए। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन करते हैं इतनों की बात। याद रखना साथियों, कल अपन इससे भी शानदार क्लास के साथ उपस्थित होंगे। पार्ट नंबर 4 लेकर आएंगे, प्राथमिक क्रियाएं। मानव भूगोल में पार्ट नंबर 4 हमारा प्राथमिक क्रियाएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, शानदार लगी है, तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल तक आप हमारे साथ ही बने रहे, कल आपके लिए इससे भी शानदार क्लास लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपका सहयोग हमारी उन्नति का कारण बने। जय हिंद, जय भारत।